शाम के 7 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और बाजार की बिल्डिंगों की रोशनी जल चुकी थी। दिन भर की भाग दौड़ और लोगों की भीड़ के बाद थाने में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़े हवलदार अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और इंस्पेक्टर मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी एक दुबली पतली लड़की अंदर आई। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल होगी। चेहरा मुरझाया हुआ और कुछ चिंता में थी। छोटी छोटी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े फटे हुए और नंगे पांव उसके गरीबी और लाचारी बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और कई दिनों से सोई नहीं है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब जी, मेरी मदद कीजिए। उम्रदराज हवलदार बोले, क्या है यहाँ? क्या मेला लगा है? ये एसपी ऑफिस है, धर्मशाला नहीं। भागो बाहर। लड़की ये सुनकर कांप उठी, लेकिन वह वहीं रुकी रही। वहां से कहीं गई नहीं। वह रोने लगी थी, पर उसने हिम्मत करके कहा, साहब, मैं भीख नहीं मांग रही। मेरी छोटी बहन गायब हो गई, उसे ढूंढ कर ला दो। ये शब्द हॉल में गूंज गए। माहौल में जो सुस्ती थी वो अचानक टूट गई। हवलदार बोला, वो बच्ची गुम हो गई? एसपी ऑफिस को क्या गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल समझ रखा है? हर 2-4 दिन में कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठाकर। बूढ़े हवलदार ने कहा, दिमाग खराब है क्या तेरा? यहां एसपी साहब बैठते हैं, चल यहां से। साहब का और हमारा मूड खराब मत कर। लड़की रो रही थी और सहमी हुई खड़ी हुई थी। लड़की बोली, साहब, 8 साल की मेरी बहन कर बस्ती से गायब हो गई। सब जगह ढूंढा पर नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल को हॉल में सुस्ती छा गई, लेकिन बूढ़े हवलदार का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, अक्सर बस्ती की बच्ची इधर उधर भाग जाती है। किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। हम किस किस को ढूंढते फिरे? चल यहां से, हमारा काम मत बढ़ा। वैसे भी ये काम हमारा नहीं है। जाओ पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। लड़की बोली, साहब, गई थी थाने। वहां के थानेदार ने मुझे भिखारी कह के भगा दिया। बोले कि ये ड्रामा कहीं और जाकर करना। ये सुनकर निराला और तिवारी दोनों हंस पड़े, जैसे ये कोई रोज की बात हो। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और किससे बात करे। वो वहीं बैठ जाने को थी, तभी अंदर कैबिन से एक कड़क आवाज आई, इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? ये आवाज थी राघवेंद्र गुर्जर, एसपी की। एसपी राघवेंद्र का नाम पूरे जिले में मशहूर था। उनकी ईमानदारी और अनुशासन और काम करने के तरीके के सब कायल थी। अपराधियों के लिए उनका नाम खौफ का दूसरा नाम था। गरीब और आम लोगों के लिए वो भगवान से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। निराला जी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और अखबार समेटने लगे। तिवारी ने अपना मोबाइल झट से जेब में डाल लिया। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और निराला जी ने कहा, वो कुछ नहीं, वो एक लड़की आई है और वो कह रही है कि मेरी बहन बस्ती से गायब हो गई है। अंदर से फाइलें पलटने की आवाज आई और एसपी साहब निराला जी से बोले, किसी की बच्ची गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। निराला जी, किसी की शिकायत और भीख में फर्क करना सीखो। निराला जी का चेहरा उतर गया और उसने लड़की से सहमी हुई आवाज में कहा, जाओ, साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। लड़की कांपते हुए एसपी केबिन की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि जो साहब अंदर बैठे हैं वो साहब बाहर खड़े साहब जैसे तो नहीं हैं। लड़की ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एसपी साहब बोले, आ जाओ अंदर। अंदर से आवाज आई, राधा। उस लड़की का नाम राधा था। डरते डरते कैबिन में दाखिल हुई। कैबिन बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। मैच के पीछे एक बड़ी सी कुर्सी पर एसपी राघवेंद्र सिंह गुर्जर बैठे थे। चेहरा रौबदार था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राधा को ध्यान से देखा। उसका मासूम सा पटकूटा हुआ चेहरा, डरी हुई आवाज। राघवेंद्र ने एक ही नजर में उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने पास रखी बोतल को उठाकर एक ग्लास में उसको पानी दिया। एसपी बोले, बैठो बिटिया, पहले पानी पियो, डरो मत, बताओ क्या हुआ। इतने बड़े अफसर का अपनापन देखकर राधा हैरान रह गई। उसने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। साहब, मेरा नाम राधा है और मेरी छोटी बहन है कृष्णा। कल शाम को सारे बस्ती वाले कुएं पर पानी भराने गए थे। बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सब वापस लौटे तो कृष्णा नहीं मिली। पहले हमें लगा कि यहीं कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने बहुत देर तक उसे ढूंढा।
हर घर, हर मोहल्ला, हर जगह, लेकिन कृष्णा नहीं मिली। सुबह मैं पास के थाने गई थी, वहां पर उन्होंने मुझे भगा दिया। राधा ने कृष्णा की फोटो एसपी को दिखाई। राघवेंद्र ने तस्वीर हाथ में ली, एक प्यारी सी बच्ची की मुस्कान। एसपी ने कुछ देर तक तस्वीर को देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी निगाहें तस्वीर पर जैसे थमसी गईं। कुछ पल के लिए एसपी के कैबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय हार गया हो। राघवेंद्र ने तस्वीर से नजरें हटाईं और राधा से पूछा, अपना नाम क्या बताया तुमने बिटिया? जी राधा। राधा, ये तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ बनवाई थी? राधा की आंखों में फिर से उदासी छा गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने बनवाई थी, एक मेले में। उसके बाद पिताजी न जाने कहाँ हमें छोड़कर चले गए। अब तो हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की कोठरी में साफ सफाई का काम करती हूँ और कृष्णा का ध्यान रखती हूँ। कृष्णा ही मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए साहब। राघवेंद्र का गला भर आया। एसपी साहब ने भीमेश्वर से पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम था? दौलत सिंह। ये नाम सुना तो राघवेंद्र का हाथ जो फाइलों पर था, वो हाथ वहीं रुक गया, जैसे ये नाम उसके सीने में एक तीर के भांति धस गया हो। दौलत सिंह? वही नाम जिसे उन्होंने बचपन की एक धुंधली सी याद में सुना था। वही नाम जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय में गुजरा था। अचानक राघवेंद्र की नज़र राधा की बाहों पर पड़ी, जहां जलने का निशान था। राघवेंद्र ने अपनी जबान को काबू में करके पूछा, ये चोट का निशान कैसा है? राधा ने अपनी चोट को देखा और बोली, ये बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, मैं उसी में जल गई थी। पिताजी मुझे बचा रहे थे, उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला था। कुछ दिन बाद पिताजी कहीं चले गए थे। लोगों ने बताया कि वो हमें छोड़कर भाग गए। एसपी राघवेंद्र का दिल बस की तरह दौड़ने लगा। उनके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगीं। उनकी आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगीं। उनके बचपन का वो भयानक हादसा, वो आग, वो हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था, उन्हें भी तो ऐसा निशान पीठ पर मिला था। उन्हें याद आया कैसे उन्हें जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। जब उन्हें होश आया तो वो एक अनाथालय में थी। उन्हें बताया गया कि उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। उन्होंने कंपटी आवाज में एक सवाल और पूछा, राधा, तुम्हें अपने पिता की शक्ल याद है? राधा ने अपनी नज़रें झुका लीं। बहुत थोड़ा थोड़ा, एक धुंधली सी याद है। वो लंबी चौड़ी और अष्टपुष्ट थे। वो हमें छोड़ गए। हमारी माँ तो पहले ही नहीं थी, हमें अकेला छोड़ गए। एसपी राघवेंद्र अपनी कुर्सी से ऐसे उठे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। वो राधा के पास आए और बोले, नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें मजबूरी में तुमसे दूर होना पड़ा था, और शायद वो तुम्हारे पिता मेरे भी पिता हैं। राधा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपका क्या मतलब है साहब, आप क्या कह रही हैं? राघवेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक सख्त आईपीएस ऑफिसर जिसे अपराधी कांपने लगते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। राधा, मैं भी दौलत सिंह का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। राघवेंद्र, जैसे कि एसपी के कैबिन में एक बड़ा धमाका हुआ हो। सन्नाटा इतना गहरा गया। राधा कांप रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। भैया, आप सच कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हो? भैया तो उस आग में। नहीं नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां से मैं अनाथालय चला गया। मुझे बताया गया कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी थी जो हादसे में नहीं रही। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था। भगवान, इतने सालों बाद। राघवेंद्र ने अपनी जेब से पर्स निकाला। उसमें एक बहुत पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। उसमें एक आदमी और एक लड़का, गोद में एक छोटी सी बच्ची। वो तस्वीर राधा से रूबरू मिलती जुलती थी। राधा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। भैया कहकर वो राघवेंद्र के गले लग गई। इतने समय का अकेलापन और बेबसी सब आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी जगह पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बहरहाल हॉल में बैठी निराला और तिवारी बैठे हुए सभी ये देख रहे थे और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस लड़की को वो भिखारी कहकर एसपी ऑफिस से भगा रही थी, वो उनके सबसे बड़े साहब की सगी बहन निकली। निराला जी को तो चक्कर आने लगा था। ये मामला अब एक लापता बच्ची का नहीं था, ये एक परिवार की अधूरी गाथा थी जिसे आज पूरा होना था। राघवेंद्र ने राधा को संभाला और उसे कुर्सी पर बैठाया और उसके सर पर हाथ फेरा।
चुप हो जा मेरी बहन, मैं जो हूं कृष्णा को कुछ नहीं होगा। उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो आसमान में हो या जमीन के नीचे। उनके अंदर का अफसर अब जाग उठा था, लेकिन इस बार मिशन पर्सनल था। उन्होंने कहा, निराला जल्दी मेरे कैबिन में आओ। दोनों सिपाही लगभग भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वो नजरें झुकाए खड़े थे। राघवेंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा सख्त था। पूरे शहर में अलर्ट जारी करो। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी लगाओ। हर चौकी, हर थाने में इस बच्ची की फोटो भेजो। वायरलेस पर सूचना फ्लैश करो। 8 साल की बच्ची कृष्णा बस्ती इलाके से गायब है। हर हाल में उसे ढूंढना है। ये केस अब सीधे मेरी निगरानी में चलेगा। मुझे हर 1 घंटे में इस केस का अपडेट चाहिए। जाओ। दोनों सिपाही आदेश मिलते ही निराला जी और तिवारी जी दोनों ऐसे भागे जैसे उनकी जान बच गई हो। देखते ही देखते पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। जो ऑफिस 10 मिनट पहले सुस्ती में पड़ा हुआ था, अब हरकत में आ चुका था। वायरलेस हेड फड़कने लगे, फोन की घंटियां बजने लगी। पुलिस की जीपें सायरन बजाते हुए शहर की सड़कों और गलियों में दौड़ने लगी। जिस थानेदार ने राधा को भगाया था, उस थानेदार को सीधा एसपी का फोन आया तो उसके हाथ पांव काटने लगे। एसपी राघवेंद्र ने उससे सिर्फ इतना कहा, दुबे जी, जिस लड़की को तुमने सुबह भगाया था वो मेरी बहन है। जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल तक वो मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार दुबे के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को उस इलाके में उतार दिया। राघवेंद्र ने राधा को अपने पास बिठा रखा। वो उसे दिलासा दे रही थी, चिंता मत कर राधा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है। वो जरूर हमारी कृष्णा को ढूंढ लेंगे। पूरा टाइम बिता जा रहा था। रात बढ़ती जा रही थी और राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने भाई के पास होने से एक अजीब सी हिम्मत भी मिल रही थी। करीबन 1 बजे के लगभग राघवेंद्र के वायरलेस पर एक मैसेज आया। एक खबरी ने बताया था कि बस्ती के पास वाले गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छुपा कर रखा है। वो लोग शायद बच्ची को बेचने के फिरौक में थे। राघवेंद्र ने एक टीम को उस गोदाम पर रेड करने का आदेश दिया। वो खुद भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन राधा को देखकर रुक गए, क्योंकि राधा को अकेली छोड़कर उन्हें ठीक नहीं लगा। अगले 25 मिनट राधा और राघवेंद्र के लिए सदियों जैसे गुजरे। हर 1 मिनट काटना मुश्किल था। फिर राघवेंद्र के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई। वो डरी हुई है लेकिन सही सलामत है। हमने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये सुनते ही राघवेंद्र के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने राधा से मुस्कुराकर कहा, मिल गई राधा, हमारी कृष्णा मिल गई। मेरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसी ही खुशी लौटी थी जैसी कि उस पुरानी तस्वीर में थी। 1 घंटे बाद पुलिस की जीप एसपी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। एक महिला हवलदार कृष्णा को लेकर अंदर आई। कृष्णा बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखें रो रोकर सूज गई थी। जैसे ही उसने राधा को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और राधा से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रहीं। ये मिलन के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। राघवेंद्र कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी भी आंखें नम थी। आज वो एक अफसर नहीं थे, एक भाई थे, परिवार के मुखिया थे। उन्होंने अपनी परिवार को पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना कम हुआ, वो उनके पास गए। उन्होंने कृष्णा की सर पर हाथ फेरा। कृष्णा ने धड़ते धड़ते उनकी तरफ देखा। राधा ने कृष्णा को बताया, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। कृष्ण बोली, हमारे भैया? राघवेंद्र मुस्कुराई और कृष्णा को गोद में उठा लिया और कहा, हाँ भैया। उस रात तो राघवेंद्र ने पुलिस वालों को कुछ नहीं कहा, जिन्होंने राधा के साथ बदतमीजी की थी। उन्हें उसकी सजा मिल चुकी थी। उनके जमीर ने ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। राघवेंद्र दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। बाहर उनकी गाड़ी तैयार खड़ी थी। दोनों बहनों को उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। जब गाड़ी उनके सरकारी बंगले की तरफ चली, राधा और कृष्णा बाहर चमचमाती हुई दुनिया देख रही थी। उनके लिए ये एक सपने की तरह था। कल जो फुटपाथ पर सोती थी, आज वो एसपी साहब की गाड़ी में अपने भाई के साथ उसके घर जा रही थी। जब गाड़ी बंगले के पास पहुंची तो वहां एक खूबसूरत और सुलझी हुई महिला खड़ी हुई थी। वो एसपी साहब की पत्नी थी, जो एसपी साहब का इंतजार कर रही थी। जब उसने राघवेंद्र के साथ 2 अनजान मैले कुचले कपड़े पहने हुए 2 लड़कियों को उतरते देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, इनसे मिलो, ये मेरी बहनें हैं, राधा और कृष्ण। रानी चौंक गई। आपकी बहनें? आपने तो कहा था मेरा कोई नहीं है। राघवेंद्र ने रानी का हाथ पकड़ा और पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई। कैसे वो हादसा हुआ और कैसे बिछड़ गए और कैसे किस्मत ने उन्हें दोबारा मिला दिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो एक नरम दिल की औरत थी। उसने आगे बढ़कर राधा और कृष्ण को गले लगा लिया और बोली, आज से ये घर हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। मुझे हमेशा एक ननद की कमी महसूस होती थी। आज भगवान ने मेरी सुन ली है कि मुझे 2-2 ननद दे दी हैं। उसने प्यार से दोनों का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। घर बहुत सुंदर था। राधा और कृष्ण के लिए ये घर किसी महल से कम नहीं था। फिर चारों ने एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ भोजन किया। सालों बाद उस घर में पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। राधा और कृष्ण को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत ऐसे भी बदल सकती है।
खाना खाते हुए कृष्णा ने राघवेंद्र से पूछा, भैया क्या हम इसी घर में रहेंगे? हमें उस बस्ती में वापस तो नहीं जाना पड़ेगा? राघवेंद्र ने कहा, कभी नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों अपने भाई के साथ रहोगी। तुम अब स्कूल जाओगी, पढ़ोगी, लिखोगी और बहुत बड़ी अफसर बनोगी। उस रात राधा और कृष्ण आरामदायक बिस्तर पर लेटी। उनकी आंखों में नींद नहीं, आने वाले भविष्य के सपने थे। उधर बालकनी में राघवेंद्र और रानी खड़े होकर राधा और कृष्ण के भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे। एक अधूरी गाथा आज पूरी हो चुकी थी। किस्मत ने जो पन्ने फाड़ दिए थे, आज वो जुड़ चुके थे और इस नई कहानी की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, एसपी राघवेंद्र के बंगले की एक खिड़की में देर तक रोशनी जलती रही। ये सिर्फ एक बल्ब की रोशनी नहीं थी, बल्कि बरसों से बुझे हुए रिश्तों की लौ थी। इस कहानी की शुरुआत लड़की के आंसुओं से शुरू हुई थी और राघवेंद्र की उछलती खुशी पर आकर समाप्त हुई। उस रात राघवेंद्र ने जाना कि इरादे नेक हों तो बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बिछड़े हुए रास्ते एक दिन मंजिल पर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी राघवेंद्र और उनकी बहनों की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाना मत भूलें। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एसपी राघवेंद्र के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।